Hello students, in today's lecture we will discuss about some basic concepts of pulley mechanism, spring action and their use in numerical examples asked in JEE Mains, JEE Advanced and NEET examinations. So let us discuss about some pulley basics. Sometimes it becomes very difficult to lift an heavy object by using only human efforts. By using pulley mechanism, we can make a lifting machine which can ease our work. एक से ज़्यादा पुल्लीज को अगर आप यूज कर लें तो ये एक एक्सेलेंट लिफ्टिंग मशीन बन जाती है जिसमें बहुत कम फोर्स लगाकर आप बहुत ही हैवी ऑब्जेक्ट को इजीली लिफ्ट अप कर सकते हैं। सो सिंपल पुल्ली सिस्टम का एक स्कीमेटिक डायग्राम लेते हैं। यहाँ ये पूरा सिस्टम आइडियल सिस्टम है। आइडियल सिस्टम में क्या क्या होता है? नंबर 1, पुल्ली मासलेस होती है। पुल्ली का जो मास है वो इन मास m1 और m2 जो इसके साथ अटैच किए गए हैं इनके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। तो आइडियलाइज कंडीशन में पुल्ली को मासलेस लेते हैं। स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए। इसका मतलब ये जो मासेज का लोड इस पर लगा हुआ है इनके वेट फोर्स की वजह से स्ट्रिंग की लेंथ में कोई इंक्रीमेंट नहीं होना चाहिए। नंबर 3, पुल्ली और रोप के बीच कोई स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स पुल्ली के ग्रूव और रोप में सफिशिएंट फ्रिक्शन होना चाहिए ताकि स्लिपिंग को रोके। एंड नंबर 4 कंडीशन है पुल्ली जब रोटेट करती है तो इसकी रोटेशनल एक्सिस पर कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। अगर फ्रिक्शन होगी तो एनर्जी लॉस होगा। ये आइडियल कंडीशंस फुलफिल होती हैं। तो अगर ये रोप एक ही है, ये स्ट्रिंग एक ही है, तो इस पूरी रोप में दोनों साइड टेंशन जो होगा उसकी वैल्यू इक्वल होगी। तो इक्वल अमाउंट ऑफ टेंशन फोर्स इस पर लगेगा। सिंपली जो ब्लॉक हैवी होगा वो डाउनवर्ड मोशन करेगा ए एक्सेलरेशन से और जो लाइटर होगा वो उसी एक्सेलरेशन से अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करेगा। अगर ये ब्लॉक एक्स डिस्टेंस डाउनवर्ड मोशन कर रहा है तो ये ब्लॉक एक्स डिस्टेंस अपवर्ड मोशन करेगा। इस तरह का मोशन constrained motion होता है। constrained motion means bounded motion because these are not free, these are attached with this string. Okay, so this is a case of constrained motion. तो जो डाउनवर्ड जाता है आप उसको नेगेटिव ले लें और जो अपवर्ड जाता है आप उसको पॉजिटिव ले लें जब डायरेक्शन सेंस देना हो तो। और जब डायरेक्शन की जरूरत नहीं है तब इनका मोड यानी नॉन नेगेटिव वैल्यू कम मिलेंगे। सो एक्सेलरेशन दोनों तरफ इक्वल है। उस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आनी चाहिए? दोनों तरफ के मासेस का डिफरेंस निकालने के लिए हेवी में से लाइटर को माइनस कर दो। वो m1 माइनस m2 कर लिया, डिवाइड बाय दोनों तरफ के मासेस का एडिशन कर दो m1 प्लस m2 एंड इसको मल्टीप्लाई कर दो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से। तो जब ये टर्म मल्टीप्लाई होगी m1g क्या बनेगा? इसका वेट फोर्स और ये मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये बनेगा m2g और m2g क्या होगा? इसका वेट फोर्स। तो वेट फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। ये हो गया आपका m1g और ये हो गया m2g। वेट फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। इन दोनों ब्लॉक्स के लिए काइनेमेटिक इक्वेशंस बना लो, वो न्यूटन के लॉज पर बेस्ड होंगी। तो यहाँ फोर्स एनालिसिस करें तो यहाँ पर कितने फोर्स लग रहे हैं? टेंशन फोर्स अपवर्ड लग रहा है और वेट फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है। ऊपर की ओर लग रहा है उसे पॉजिटिव लें, जो फोर्स नीचे की ओर लग रहा है उसे नेगेटिव लें। इक्वल टू मास, किसका मास कंसिडर कर रहे हैं? m1 का, तो m1 और m1 का एक्सेलरेशन ले लें। नॉन अगर जो वैल्यू पता नहीं है, जिसकी वैल्यू आपको पता नहीं है तो उसका साइन यूज में न लें। तो यहाँ मॉडुलस ए ले लिया, नॉन नेगेटिव वैल्यू ले ली, इसलिए हम यहाँ पर नॉन नेगेटिव वैल्यू लिख सकते हैं सिंपली। सो अगर आपको इस ब्लॉक की इक्वेशन बनानी है तो सिंपली इसी तरीके से जैसे ये बनाई है बनाएं। इसमें टेंशन T अपवर्ड लग रही है, अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव ले लें। m2g नीचे डाउनवर्ड लग रहा है, डाउनवर्ड फोर्स को नेगेटिव लें। इक्वल टू कौन मोशन कर रहा है? ब्लॉक m2 मोशन कर रहा है। किधर की तरफ कर रहा है? ऊपर। एक्सेलरेशन a से
कर रहा है तो एक्सेलरेशन ए ले ली। इस ए की वैल्यू को यहाँ पुट कर दे किसी भी इक्वेशन में, और टेंशन की वैल्यू क्या आएगी, सिंपली जब आप इनमें डालेंगे तो मिलेगी 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपकी टेंशन फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। आप इस जनरल रिजल्ट को भी याद रख सकते हैं। नंबर 3 बात देखें कि यहाँ टेंशन T है, यहाँ टेंशन T है, तो इस हिस्से में यहाँ पर इसकी डबल टेंशन होगी, मींस यहाँ दोनों का एडिशन होगा। ठीक इसी तरीके से आप इसका रिवर्स भी देख सकते हैं। अगर यहाँ टेंशन डबल है तो यहाँ ब्लॉक की साइड ईच तरफ, दोनों तरफ क्या होगा, टेंशन इसकी हाफ हो जाएगी। तो एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं, अगर पुल्ली भी मोशन में हो, अगर ये भी मोशन कर रही है, ये पुल्ली P है, एंड इफ दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली P, तो क्या देखते हैं, m1 का एक्सेलरेशन अगर आप a1 कह दें, m2 के एक्सेलरेशन को a2 कह दें, तो बड़े बात ध्यान रखिए, पुल्ली के रेस्पेक्ट में इन ब्लॉक्स का रिलेटिव एक्सेलरेशन का एडिशन 0 होगा। मींस क्या देखेंगे, a2 का एक्सेलरेशन रिलेटिव टू पुल्ली यानी a2 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली प्लस रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ m1 विथ रेस्पेक्ट टू पुल्ली मींस a1 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली, इन दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या दिखेगा, a2 माइनस a पुल्ली इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, माइनस ऑफ a1 माइनस a पुल्ली। मीन्स यू कैन से दोनों ब्लॉक्स का, ईच ब्लॉक का रिलेटिव एक्सेलरेशन, m2 का पुल्ली के रिलेटिव एक्सेलरेशन m1 ब्लॉक के रिलेटिव एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू पुल्ली के इक्वल एंड अपोजिट होगा। ये अपोजिशन का साइन दिखाता है माइनस। अब अगर आप इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो a2 माइनस a पुल्ली इक्वल टू माइनस a1 प्लस a पुल्ली, पुल्ली को एक तरफ कर दें तो क्या मिलेगा, और इसको इधर पहुंचा दें तो क्या मिलेगा, a2 प्लस a1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली। आप इस जनरल रिजल्ट को भी याद रख सकते हैं। सो व्हाट वी हैव लर्न सो फार, वी हैव लर्न हाउ टू फाइंड accelerations of the blocks. Number 2, how to find tension in the string. Number 3, we discussed how to distribute the tension in this and here in this strings. And number 4, we discussed about relative motion of blocks and pulley. So far we have discussed the cases when two blocks connected with pulley are moving, one is moving in downward direction, then other will go up इन अपवर्ड डायरेक्शन। लेकिन जेई मेंस और नीट में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं और इनमें दोनों ब्लॉक्स का मूवमेंट जो होता है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में होता है। जैसे इस न्यूमेरिकल इस एग्जांपल में दिखाया है कि ब्लॉक ए जो है ये वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन करेगा विद va वेलोसिटी से, एंड ब्लॉक बी जो इस स्ट्रिंग के थ्रू इससे कनेक्टेड है और ये स्ट्रिंग थीटा इक्वल टू 60 डिग्री एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल लेवल से। सो ब्लॉक ए इज मूविंग डाउनवर्ड, ब्लॉक बी इज मूविंग दिस लेफ्ट साइड ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। सो इसकी डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल एंड इसकी डायरेक्शन है वर्टिकल। तब किस तरीके से इन दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटीज में रिलेशन निकाला जाता है। सो एक की पॉइंट याद रखें कि वेलोसिटी का कंपोनेंट जो इस स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग होगा वो पूरी स्ट्रिंग के हर पॉइंट पर सेम होगा। इसका मीनिंग क्या होगा, इट मीन्स दिस इज वेलोसिटी vb, तो vb के आप कंपोनेंट लें तो ये कंपोनेंट इसका होगा vb cos थीटा, ये कंपोनेंट इसका vb cos थीटा होगा और ये vb cos थीटा पूरी स्ट्रिंग में सेम होगा। सो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है va इज इक्वल टू vb cos ऑफ थीटा। अब va अगर किसी न्यूमेरिकल एग्जांपल में आपको दी हुई है, va सपोज 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है आपको,
So 10 meter per second is equal to velocity of B into cos 60 degree लगा दो. So we can solve it. 10 is equal to VB cos 60 की वैल्यू है 1/2. Then VB velocity of B आपको फाइंड आउट करनी है, तो VB हो जाएगी सिंपली 20 मीटर पर सेकेंड. तो ये एक एग्जांपल है जिसमें दोनों ब्लॉक्स का वेलोसिटी डिफरेंट डायरेक्शन में होगा एंड डिफरेंट मैग्नीट्यूड में होगा. की पॉइंट ध्यान रखना है, की पॉइंट है component of velocity along the length of string remains same. As we have discussed, pulley block system constraint motion करते हैं because ये string से bounded होते हैं. So boundation को follow करने वाले motion को constraint motion बोलते हैं. Constraint motion का एक example यहाँ दिया हुआ है जो NEET and JEE के कई concepts को clear करता है. इस example में block A and block B टू पुल्लीज P1 एंड पुल्ली P2 के थ्रू कनेक्टेड हैं. पुल्ली P1 फिक्स्ड है एंड पुल्ली P2 मूवेबल है. इसका मतलब ये पुल्ली मोशन के लॉन्ग लेफ्ट एंड राइट साइड मोशन कर सकता है. अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपको ब्लॉक ए, इफ ब्लॉक ए मूव्स विद वेलोसिटी VA 10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड, then we have to find velocity of block B which will be along horizontal direction from right side to left side. तो इस velocity B का मैग्नीट्यूड हमको पता करना है. Let assume block A जो है वो x मीटर डाउनवर्ड मोशन करता है. x मीटर डाउनवर्ड मोशन करने के लिए इसको इस स्ट्रिंग से सफिशिएंट लेंथ मिलनी चाहिए. और वो लेंथ किस तरह से मिलनी चाहिए? x मीटर डाउन मोशन कर रहा है इसलिए x मीटर यहां से भी मिलनी चाहिए और x मीटर इधर से भी फ्री होनी चाहिए, तब जाके ये डाउनवर्ड मोशन करेगा. फ्री होने के लिए ये पुल्ली P2 यहां से खिसके और चले तो x मीटर ये इधर से रिलीज करेगा, x मीटर इधर से रिलीज करेगा. टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी रिलीज हुई? 2x मीटर रिलीज हुई. इसका मतलब पुल्ली P2 2x मीटर इस डायरेक्शन में चलेगा. जब ब्लॉक A x मीटर डाउनवर्ड जाएगा तो पुल्ली P2 2x मीटर इस साइड चलेगा. इसके साथ कनेक्टेड ब्लॉक B भी 2x मीटर इस डायरेक्शन में चलेगा. टाइम ड्यूरेशन सेम है इसलिए वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक B भी वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक A की डबल होगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सेम टाइम में डबल है. सो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक B विल बी डबल ऑफ वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक A. वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक A आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है? 10 मीटर पर सेकेंड. सो ये 10 मीटर पर सेकेंड हो गया. इनकी डायरेक्शन डिफरेंट होगी, सो वी कैन से स्पीड ऑफ ब्लॉक B. तो इट मे बी से स्पीड, सो स्पीड हो जाएगी 2 into 10 equal to 20 मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टेंट मोशन और ये कॉन्सेप्ट कई क्वेश्चंस का की पॉइंट बन जाता है. इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखेंगे. इन दिस पार्ट ऑफ वीडियो लेट अस डिस्कस अबाउट सम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम कॉन्सेप्ट्स. सो आपके पास यहाँ पर ये एक नेचुरल लेंथ L की एक स्प्रिंग है, इससे एक M मास की बॉडी कनेक्टेड है. ये लेंथ इसकी नेचुरल है, अनस्ट्रेस्ड और अनकम्प्रेस्ड. अब अगर इस मास पर F फोर्स अप्लाइड करके इसे इस डायरेक्शन में एक्सटेंड करें तो ये जो एक्सटेंशन आएगा, एक्सटेंशन EXTENSI को एंड एक्सटेंशन और डिस्प्लेसमेंट आएगा. इसमें x डिस्प्लेसमेंट आएगा, इसकी लेंथ L प्लस x हो जाएगी और ये कंडीशन इलोंगेटेड कंडीशन होगी, स्ट्रेस्ड कंडीशन होगी. तब अगर फोर्स F अप्लाइड इसमें है तो स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है K, ये स्प्रिंग कांस्टेंट K स्टिफनेस कांस्टेंट को बताता है, ये स्प्रिंग की हार्डनेस को बताता है. तो स्प्रिंग कांस्टेंट K मिलकर इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करेगा. तो F रिस्टोरिंग फोर्स
वो प्रोपोर्शनल होगा इस डिस्प्लेसमेंट x के। जितना ज्यादा इसको खींचेंगे उतना ज्यादा ही इस पर बैकवर्ड फोर्स लगेगा, which will bring it to its natural length, so it will called restoring force. Okay, so restoring force कितना होगा, F इक्वल टू kx, और k यहाँ पर क्या है, k स्प्रिंग का स्टिफनेस कांस्टेंट है। हार्ड स्प्रिंग के लिए इसकी वैल्यू हाई होती है और सॉफ्ट स्प्रिंग के लिए इसकी वैल्यू लो होती है, तो इस पर रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। इस कंडीशन में अप्लाइड फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होंगे, तब ये इस कंडीशन पर आकर रुक जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा। ओके, दोनों। लेकिन जैसे ही आप अप्लाइड फोर्स को रिमूव करते हो, अप्लाइड फोर्स रिमूव करते ही रीस्टोरिंग फोर्स इसे वापस बैकवर्ड नेचुरल पोजीशन, मीन पोजीशन की तरफ लेकर आएगा। तो ये मीन पोजीशन है, ये वाली लाइन। जब ये यहां आएगा तो ये अपने इनर्शिया की वजह से यहां रुकेगा नहीं, बल्कि आगे की ओर जर्नी कंटिन्यू रखेगा। नेक्स्ट आगे जर्नी कंटिन्यू रखते हुए ये अब कंप्रेशन फेज में जाएगा। सो पहले हुआ था इसका इलोंगेशन, जब एक्सटर्नल फोर्स आपने अप्लाइड किया। जब एक्सटर्नल फोर्स आप रिमूव करते हो तो रीस्टोरिंग आके नेचुरल लेंथ तक आया। नेचुरल लेंथ के बाद इसका कंप्रेशन फेज स्टार्ट हुआ। जितना ये एक्सटेंड हुआ था x, अब उतना ही ये कंप्रेस होगा x। अब इसके बाद ये वापस अपनी नेचुरल लेंथ पर आएगा। तो ये 4 स्टेप जर्नी हुई। स्टेप नंबर 1 एक्सटेंड होना x तक, स्टेप नंबर 2 वापस नेचुरल लेंथ तक आना, स्टेप नंबर 3 नेचुरल लेंथ से कंप्रेस जाना, और स्टेप नंबर 4 वापस अपनी नेचुरल लेंथ पर आ जाना। ये 4 स्टेप जर्नी इसकी 1 ऑसिलेशन होता है। जब स्प्रिंग में आप x एक्सटेंशन देते हो तो रीस्टोरिंग फोर्स लगता है F इक्वल टू kx, और इस टाइम इस स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है और उसकी वैल्यू होती है हाफ kx²। दिस इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, ये जूल में मिलेगी। और ये F इक्वल टू kx क्या होगा, न्यूटन में होगा। इसमें यहां माइनस साइन दिखा देता है, ये अपोजिशन होता है टू द डिस्प्लेसमेंट x। तो F इक्वल टू माइनस kx इसकी अपोजिट डायरेक्शन को दिखाएगा। ये इसमें रीस्टोरिंग फोर्स हुआ और ये एक्सटेंशन की वजह से इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। सेम यही अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कंप्रेशन फेज में भी है, तो अब वापस फिर से यही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कंप्रेशन की फॉर्म में इस स्प्रिंग में स्टोर हो जाएगी। अब ये इस तरीके से ऑसिलेशन कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। इस मोशन को ऑसिलेशन बोलेंगे। और इस ऑसिलेशन की इक्वेशन जरा ध्यान से देखिए। इक्वेशन का x डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट है, तो x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t से इसको दिखाते हैं। अगर ये मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है तो x इक्वल टू a sin ओमेगा t, इसका साइन वेव ग्राफ बनेगा इस तरीके से। a इसका एम्पलीट्यूड है और एम्पलीट्यूड इस टाइम क्या है, मैक्सिमम एक्सटेंशन। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम एक्सटेंशन। इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम mean position. If oscillation starts from extreme position, then displacement x will be function of cos theta, तो a cos omega t ये होगा if oscillation starts from extreme position।
एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब ये एक्सटेंडेड और ये कंप्रेस्ड पार्ट होता है। तो अगर ऑसिलेशन यहां से स्टार्ट हो तो आप कॉस लिखें, कॉस का फंक्शन लिखें, और अगर ऑसिलेशन मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है तो इसको साइन फंक्शन में दिखाएंगे। इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड जो होता है वो t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट m बाई के से देते हैं। यहाँ k स्प्रिंग कांस्टेंट है, m ऑसिलेटिंग मास है। तो इसका एक ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगता है वो t इज इक्वल टू 2 m बाई के हुआ। तो स्प्रिंग बेसिक्स में आपको कितनी बातें ध्यान रखनी है। नंबर 1 रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू, नंबर 2 स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, नंबर 3 स्प्रिंग की ऑसिलेशन की इक्वेशन x इक्वल टू a sin ओमेगा t if oscillation starts from mean position, x equal to a cos omega t if oscillation starts from extreme position, स्प्रिंग का ऑसिलेशन टाइम पीरियड t is equal to 2 m by k ये होता है। यहाँ ओमेगा इंटू टी थीटा डिस्प्लेसमेंट को भी दिखाता है। ये स्प्रिंग बेसिक हुआ। अब पुल्ली मैकेनिज्म में इन स्प्रिंग बेसिक्स को किस तरह से यूज में लेते हैं उसको हम एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे। These are the 3 examples combining spring with pulley block systems. In diagram 1 we can see pulley P is movable. With this mass M is attached. This pulley is fixed at this end via a string, and at this end a spring is used of constant K. So क्या होगा, इसको बिल्कुल ध्यान से देखें। मास M के वेट mg की वजह से इसमें यहाँ पर टेंशन डेवलप होगी। जैसा आप पहले देख चुके हैं, टेंशन T डेवलप होगी। यही T टेंशन अब यहाँ डिवाइडेड होगी T/2 में, और यहाँ भी डिवाइड होगी T/2 में। अब यही टेंशन इसमें इलोंगेशन प्रोवाइड करेगी, रीस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगी। सो इस स्प्रिंग के लिए F रीस्टोरिंग फोर्स किससे मिलेगा, टेंशन T से मिलेगा। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स कितना होता है, इसमें kx होता है, माइनस यूज नहीं लिया, वो डायरेक्शन को दिखाएगा, इसका मैग्नीट्यूड लिया। तो kx इज इक्वल टू यहाँ टेंशन है T/2। ओके, सो इलोंगेशन इन स्प्रिंग कितना आएगा, इलोंगेशन इन स्प्रिंग आएगा x इज इक्वल टू T/2 डिवाइड बाई k। आप इस t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है हमारे पास t इक्वल टू mg। तो t की वैल्यू mg पुट कर दे तो ये हो गया आपका mg/2k इज इक्वल टू एक्सटेंशन इन दिस स्प्रिंग। तो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ से x एक्सटेंड होगी और उस जगह जाकर स्टेशन इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। मींस ये सिस्टम उस टाइम स्टेशनरी हो जाएगा। डायग्राम नंबर 3 में देखें तो बिल्कुल डायग्राम नंबर 1 की तरह ही ये मास इसका mg होगा जो इसमें टेंशन T प्रोवाइड करेगा। ओके, और यही टेंशन T इसमें F इक्वल टू kx एक्सटेंशन प्रोवाइड करेगी, जैसा आपने डायग्राम नंबर 1 में देखा। यही स्ट्रिंग यहाँ है तो ये टेंशन इधर जाएगी। अब ये टेंशन और ये टेंशन यहाँ मिलकर कितना टेंशन प्रोवाइड करेंगे, 2t। तो इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना होगा, 2t इज इक्वल टू k2 इंटू x2। एक्सटेंशन इन स्प्रिंग 2 अगर x2 कह दें, k1 इसका कांस्टेंट x1 हो गया, तो ये x1 इज इक्वल टू हो गया t/k1, और इसका एक्सटेंशन t2 निकालें तो x2 इज इक्वल टू हो गया ट्वाइस ऑफ t डिवाइड बाय k2। और t की वैल्यू कितनी है आपके पास, t की वैल्यू है mg के इक्वल, ये मास का। अब क्वेश्चन नंबर
ये डायग्राम नंबर 2 को एनालिसिस करते हैं। सिमिलरली इन डायग्राम नंबर 2 मास m1 के वेट m1g की वजह से इस स्प्रिंग में टेंशन क्रिएट होगी और ये टेंशन आ जाएगी इस तरीके से। टेंशन का आधा पार्ट आप यहाँ दिखाएंगे, टेंशन का नेक्स्ट पार्ट आप बचा हुआ पार्ट यहाँ दिखाएंगे। मींस ये जो टेंशन होती है ये बाई डायरेक्शन होती है, ये कनेक्टेड दोनों ब्लॉक्स पर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करती है। तो इस स्प्रिंग का Kx इज इक्वल टू टेंशन T इक्वल होगा और T की वैल्यू किसके इक्वल है, m1g के इक्वल है। तो m1g इज इक्वल टू स्प्रिंग में K इंटू एक्स एक्सटेंशन होगा, तो x इक्वल टू m1g इंटू K। तो स्प्रिंग उतना एक्सटेंड होकर अपना इक्विलिब्रियम आ जाएगी और उसमें टेंशन आ जाएगा। अब ये टेंशन यहाँ क्रिएट हुई। इस ब्लॉक M2 की बात करें तो M2 पर कितने फोर्स काम कर रहे हैं, M2 पर नंबर 1 फोर्स कर रहा है ये टेंशन T, और M2 के साथ में अगर M2 ब्लॉक को यहाँ आप अलग से एनालाइज करें तो इस पर इसका वेट काम कर रहा है m2g, इसके साथ में ये टेंशन T भी है, और इस टेंशन को आप अगर T1 बोल दें, पार्ट 1 में टेंशन कितनी बोल दी आपने, T1 बोल दी, तो T1 यहाँ आ गई, यहाँ इस पार्ट में टेंशन होगी T2, और ये स्ट्रिंग एक ही है इसलिए इस साइड भी टेंशन होगी T2। तो ध्यान रखिए दो अलग अलग स्ट्रिंग्स हों, दो अलग अलग पोर्शंस हों तो उनमें टेंशन डिफरेंट हो सकती है, लेकिन स्ट्रिंग इस साइड और ये पूरी एक ही है, आइडियल केस मान के चल रहे हैं तो ये और ये टेंशन सेम होगी। तो ब्लॉक M2 पर आप फोर्स देखें तो T2 ऊपर की ओर, T1 नीचे। सो ब्लॉक M2 पर फोर्स एनालिसिस आप करना चाहें तो कैसे करेंगे, प्लस T2 अपवर्ड डायरेक्शन में माइनस M1g माइनस M2g डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस T1 यहाँ, और ये स्टेशनरी है, इक्विलिब्रियम को पा गई है x एक्सटेंड होकर, तो ये इक्वल टू 0 इसकी कंडीशन। यही कंडीशन यहाँ पर इस ब्लॉक M3 के लिए आप लिख सकते हैं, T2 इज इक्वल टू क्या होगा, M3G के इक्वलेंट हो जाएगा। नाउ एक केस डिस्कस करते हैं। इफ वी कट दिस स्ट्रिंग फ्रॉम पॉइंट A, तो पॉइंट A से इसको कट कर देंगे तो क्या होगा, जैसे ही आप इसको कट करेंगे, यहां से कर दिया आपने इसको कट, तो क्या गायब हो गया, गायब क्या हुआ, कट करते ही टेंशन 2 जो थी वो वैनिश हो गई, और टेंशन 1 वैनिश होगी या नहीं होगी, टेंशन 1 वैनिश नहीं होगी, बिकॉज इट इज इन्वॉल्व इन स्प्रिंग एक्शन, और स्प्रिंग एक्शन में इन्वॉल्व है तो स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी हाफ kx² भी है, और स्प्रिंग इस टाइम इस एनर्जी की वजह से अपना एक इनर्शिया प्रोवाइड करेगी। इनर्शिया प्रोवाइड करने का मीन क्या होगा कि जैसे ही आपने यहां से इसको कट किया, कट करके ही टेंशन T2 वैनिश हो गई, और ये ब्लॉक M3 जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इन्फ्लुएंस में फ्री फॉल करेगा, M3G फ्री फॉल करेगा, लेकिन M2 और M1 अभी भी स्प्रिंग के इनर्शिया से बाउंडेड हैं, इसलिए ये फ्री फॉल में नहीं होगी। ओके, तो स्प्रिंग इस टाइम स्ट्रेस्ड कंडीशन में है तो अपना एक इनर्शिया प्रोवाइड करेगी। इनर्शिया प्रोवाइड करेगी तो आप इस
M2 के लिए इक्वेशंस दे सकते हैं। इनर्शिया प्रोवाइड करेगी, तो इस ब्लॉक M2 के लिए किस कंडीशन में, इस कंडीशन में कैसी इक्वेशंस लिखेंगे? ये T2 जो है ये वैनिश हो गई है, T2 वैनिश हो गई, तो क्या बचा? माइनस M2G डाउनवर्ड माइनस T1 डाउनवर्ड इज इक्वल टू, अब अगर ये किसी एक्सेलरेशन A से डाउनवर्ड मोशन कर रहा है, फॉल कर रहा है, ध्यान रखिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से फ्री फॉल नहीं होगा, किसी और एक्सेलरेशन से होगा, और वो एक्सेलरेशन सपोज A है, तो ये इसकी इक्वेशन बनने जाएगी। तो A की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे आप। A की वैल्यू आ जाएगी माइनस M2G माइनस T1 अपॉन M2। T1 की वैल्यू कितनी है? T1 की वैल्यू M1G के इक्वल है, सो आप इस T1 की वैल्यू को M1G लिख सकते हैं। इस केस में ब्लॉक M2 डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड होगा, ये माइनस साइन डाउनवर्ड एक्सेलरेशन को दिखा रहा है, और M1 का एक्सेलरेशन 0 होगा, यानी M1 मोमेंटरीली 0 एक्सेलरेशन से चलेगा, M2 डाउनवर्ड एक्सेलरेशन से चलेगा, उसकी वैल्यू ये है, और कट होने की वजह से M3 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के थ्रू फ्री फॉल करेगा। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं जो पुल्ली एंड स्प्रिंग कॉम्बिनेशंस को साथ में लेके बनाते हैं। Now this is time to apply the concepts what we have learned so far, and this is the question asked in JEE Advanced 2019. इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक पुल्ली ब्लॉक सिस्टम एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से अटैच्ड है। स्प्रिंग कांस्टेंट K है, इससे ब्लॉक 1 2m मास का अटैच्ड है, और ये एक स्ट्रिंग के थ्रू P2 एंड पुल्ली P1 से होता हुआ दो ब्लॉक्स ब्लॉक 2 एंड ब्लॉक 3 से कनेक्टेड है। आपसे इस क्वेश्चन में 4 बातें पूछी हैं। नंबर 1, रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन A1 A2 एंड A3। एक्सेलरेशन A1 है ब्लॉक 1 का, A2 है इस ब्लॉक 2 का, एंड A3 एक्सेलरेशन है ब्लॉक 3 का। इनमें रिलेशन क्या है? नंबर 2 पूछा है मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, एक्स मैक्स निकालना है। नंबर 3 आपसे पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 1 एट x इक्वल टू x मैक्स डिवाइड बाय 4, मीन्स ये जब ऑसिलेशन करेगा एक्सटेंशन की वजह से, उस टाइम मैक्सिमम एक्सटेंशन डिवाइड बाय 4 पर इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। और 4th बात पूछी है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 1 एट x इक्वल टू हाफ ऑफ x मैक्सिमम। तो इन सभी क्वेश्चंस का जवाब हम उन्हीं कॉन्सेप्ट से देंगे जो अब तक हमने देखे। तो सबसे पहले देखते हैं रिलेशन बिटवीन A1 A2 एंड A3। एज वी हैव डिस्कस्ड, पुल्ली P, ये A1 इधर जा रहा है, तो पुल्ली P1 का एक्सेलरेशन क्या होगा? पुल्ली P1 का एक्सेलरेशन होगा A1 डाउनवर्ड। और हमने देखा ब्लॉक 2 का पुल्ली P1 के रेस्पेक्ट में रिलेटिव एक्सेलरेशन इक्वल एंड अपोजिट होगा ब्लॉक 3 के और पुल्ली के बीच रिलेटिव एक्सेलरेशन के। सो इन दोनों का डिफरेंस निकालें। A2 माइनस A1 विल बी इक्वल एंड अपोजिट किनका? A3 माइनस A1। सो इफ आप इस माइनस को इसमें मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलेगा A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A1 माइनस A3। तो ये रिलेशन है A1 A2 एंड A3 में। सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको फाइंड आउट हो गया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 एंड विच इज फाइंडिंग मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। सो इस स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सटेंशन किस वजह से आएगा? इस पूरे लोड की वजह से इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन आएगा।
तो हम इस लोड का इक्विवेलेंट पता कर लें। लोड का इक्विवेलेंट पता करने के लिए चलते हैं टेंशन पर। यहाँ टेंशन T है, यहाँ टेंशन T है, तो यहाँ पर टोटल टेंशन कितनी होगी 2T। अब इस टेंशन T की वैल्यू आप कैसे निकालते हैं? टेंशन T की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें? दोनों ब्लॉक्स के मासेस का मल्टीप्लिकेशन करें। तो m इंटू 2m किया, डिवाइड बाय दोनों मासेस का एडिशन करें, m प्लस 2m किया, इंटू g कर दिया, तो ये टेंशन आ गया। इसको सॉल्व कर ले तो ये आपके पास आ गया 4 इंटू m अपॉन 3m। एक m से m कैंसिल हुआ तो टेंशन आपको मिल गई 4m/3। इस टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब ये टेंशन प्लस ये टेंशन मिलकर यहाँ डबल टेंशन क्रिएट कर रहा है, तो इस डबल टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डबल टेंशन की वैल्यू इसकी डबल वैल्यू हो जाएगी, और वो कितनी आ जाएगी? डबल कर दें इस वैल्यू को, 4m/3 को डबल किया 8m/3 आ गया, g आ गया। सो आप समझ सकते हैं कि अगर ये एक इक्विवेलेंट मास है, इक्विवेलेंट मास कितना आ गया इसका? 8m/3 इंटू जी। सो आप इस पूरे ब्लॉक को रिप्लेस करके एक सिंगल ब्लॉक में मान लें तो ये आपके पास आ गया मास, और इसका मास कितना है? 8m/3। ओके, तो यहां पर ये टेंशन थी, इस टेंशन को एक न्यू नेम दे देते हैं, ये नेम दे दिया T, और इस टेंशन की वैल्यू क्या है? 8m/3 इंटू जी, ये वाला। ओके, नाउ यही टेंशन यहां है, इसको हम न्यू सिंबल दे रहे हैं, इस तरह का ध्यान रखिए। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन जब होगा तब ये कुछ डिस्प्लेसमेंट देगा, और इस डिस्प्लेसमेंट का ये मैक्सिमम वैल्यू होता है, तो यहाँ नीचे आके ये इस तरीके से आ जाएगा। तब क्या होगा? स्प्रिंग की स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx² इज इक्वल टू हो जाएगी, इसमें पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा, वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कैसे निकलेंगे? mg डेल्टा h से। तो ये mg डेल्टा h, m क्या है यहाँ? मास है। तो मास की वैल्यू कितनी है हमारे पास? मास की वैल्यू है 8m/3। g की वैल्यू है हमारे पास g, एंड डेल्टा h आप लिख रहे हैं x मैक्स। ओके, और ये x की वैल्यू क्या हो गई? मैक्सिमम वैल्यू हो गई, तो ये एक x से ये x कैंसिल कर दो, तो 16mg/3k, तो ये x मैक्सिमम होगा। ओके, मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। तो अब इसके पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 4 में पूछा है इसका एक्सेलरेशन ऑसिलेटिंग ब्लॉक M1 का, एंड 4th में पूछा है इसका वेलोसिटी। सो ऑसिलेटिंग ब्लॉक का बिल्कुल सिंपल हार्मोनिक मोशन के कंसेप्ट को यहाँ पर एनालाइज करते हैं। और ये ब्लॉक अगर ऑसिलेशन कर रहा है, और ये इसकी पोजीशन हम बना रहे हैं, ये इसकी मीन पोजीशन हुई, और ये इसका मैक्सिमम एक्सटेंशन हुआ, तो ये पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन हुई एक्स मैक्स कंडीशन पे यहाँ पर, और इस एक्स मैक्स को आप बोल सकते हैं एम्पलीट्यूड ए। इफ ऑसिलेशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम एम्पलीट्यूड मीन्स एक्सट्रीम कंडीशंस, then equation of oscillation will be x is equal to a cos omega t। और इसका जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसकी वेलोसिटी मिलेगी, और वेलोसिटी मिलेगी माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। जब आप इसको डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में बदलेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। अब इस वेलोसिटी का फिर से डिफरेंशिएशन करें तो आपको मिलेगा एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी, इसका डिफरेंशिएशन करें तो माइनस है, ए है, ओमेगा पहले से है, साइन ओमेगा टी का फिर से डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, एक बार और ओमेगा आ गया, ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। तो आप इसको लिख सकते हो माइनस ओमेगा स्क्वायर
इंटू एक्स। तो ये हुआ एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ये इक्वेशन मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सेलरेशन के लिए ये क्वेश्चन नंबर 3 में ये इक्वेशन पुट हो गई। यहाँ ओमेगा इज इक्वल टू है √k/m। अब ये m कौन सा मास होता है? ये होता है ऑसिलेटिंग मास। यहाँ कौन कौन से मास ऑसिलेट कर रहे हैं? यहाँ ऑसिलेट कर रहा है ये ब्लॉक 1, और ये जो रिजल्टेंट इन ब्लॉक सिस्टम का जो मास है, ये दोनों मासेस ऑसिलेट कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों का एडिशन कर दें। इन दोनों का एडिशन करेंगे तो यहाँ पर आपको ये मिल रहा है 2m + 8m/3। इनको ऐड करेंगे तो मिलेगा आपको 14m/3। तो ऑसिलेटिंग मास रखें 14m/3। यहाँ वैल्यू पुट करें, डिस्प्लेसमेंट x की वैल्यू यहाँ x_max/2 लिख दें, x_max की वैल्यू है ये, डिवाइड बाई 2 कर दें। और क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में ये x = x_max डिवाइड बाई 4 पुट करें, ओमेगा की वैल्यू ये पुट करें, आपको इजीली जेईई एडवांस के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ओके।